आजकल जैसे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रात रात भर उनकी जॉब चलती रहती है। कुछ ऐसे 5 अपने प्रोडक्ट्स आप बता सकते हैं जो आजकल यंगस्टर्स को भी बहुत काम आएंगे? 2-3 प्रोडक्ट है, मैं बड़ी कॉमन सी प्रोडक्ट है। एक शतावरी, ब्राह्मी। आजकल जैसे किसी को सर दर्द होता है तो वो एकदम दवाई खा लेते हैं, किसी को जुकाम होता है तो दवाई खा लेते हैं। हमारे देश में आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है। धीरे धीरे वो चीज़ गायब होती गई। आप बचपन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ले रहे हैं? जी, मैं बचपन से ले रहा हूँ। तो आपको कभी ऐसे सुनने में आता था कि ये सब मत लो? देखिए, सारा यूरोप, सारा हिंदुस्तान आयुर्वेद के पीछे एक रुचि बढ़ने लगी है, इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। आज के युग में तो बाबा रामदेव, इन्होंने योग को घर घर तक पहुंचा दिया। अभी अभी आपके बारे में पता लगा, आप एक राइटर भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं आपने PhD करी है। मैं समाज में जिन लोगों के साथ बैठता था, दे वर हाईली एजुकेटेड। तो मुझे ये लगने लगा उन लोगों के साथ उठने बैठने से कि मेरी एजुकेशन कम है। आपने पॉलिटिकल साइंस की भी पढ़ाई करी है, तो आपके करियर में कभी एक फेज आया था कि आपको पॉलिटिक्स में ही जाना है? भ्रष्टाचार से जुड़ने के कारण, बिल्कुल, और बाहुबलियों से जुड़ने के कारण राजनीति में जाने का कभी विचार नहीं है। जो इनके कैंप थे लगे हुए कश्मीरी पंडितों के, मैं उन कैंपों में गया हूँ, मैंने उनके इंटरव्यू लिए हैं, वो छापे हैं इसमें सारे। प्रिंटर्स की हिम्मत ही नहीं हुई छापने की कि मुझे गोली लगेगी अगर मैंने इसे छाप दिया तो। अब ये देख के मुझे एक चीज़ भी ध्यान में आ रही है। मैं आपकी वाइफ के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। आई नो वो अभी हमारे साथ नहीं है, बट उनका कैसा सपोर्ट रहा है आपकी लाइफ में? आपने मेरे दर्द को थोड़ा सा उभार दिया। ऑलराइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य वर्धन जी। वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम लोग आर्य वस्तु भंडार के स्टोर में हैं और ये आपका नया स्टोर है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर स्टोर है। धन्यवाद। मैं आर्य वस्तु भंडार की स्टोरी पढ़ रहा था जी, तो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। आपके फादर और आपके ब्रदर की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी, और मैं मतलब खुद से सोच भी रहा था कि लोग दुनिया में आते हैं, कुछ करते हैं, फिर चले जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो कुछ करते हैं और वो रह जाता है जी, और अपनी फैमिली को देते हैं, लोगों को देते हैं, जो भी वो करते हैं जी। तो मैं आपसे आर्य वस्तु भंडार की स्टोरी जानना चाहता हूँ कि कैसे आपके फादर और उनके ब्रदर देहरादून आए और आर्य वस्तु भंडार की शुरुआत हुई। देखिए, आर्य वस्तु भंडार की स्थापना की एक लंबी कहानी है। 1940 में आर्य वस्तु भंडार की स्थापना एक बहुत छोटे से रूप में हुई, जब मेरे पिताजी और ताया जी सोलन, हिमाचल में एक छोटा सा गाँव था, वहाँ से पारिवारिक परिस्थितियों के कारण देहरादून शिफ्ट हुए, माइग्रेट किया उन्होंने। हमारी दादी यानी उनकी माँ, जो कि एक लगभग अनपढ़ महिला थी, उन्होंने उन्हें पाला। पिता का साया सर से उठ गया था, पारिवारिक परिस्थितियाँ विपरीत थी, तो अपना जन्म स्थान छोड़कर देहरादून उन्हें आना पड़ा। देहरादून आने के पश्चात कुछ 100 रुपया, शायद 200-400 रुपया लेके हमारी दादी और हमारे पिताजी ताया जी देहरादून आए। अब ये सवाल यहाँ था कि वो 200-400 रुपये कितने दिन चलते। जीविका उपार्जन के लिए एक छोटी सी दुकान पलटन बाज़ार में किराए पे ली। शायद उस समय 2 या 5 रुपये किराया था उसका, सस्ते का ज़माना था। डिस्पेंसरी रोड में शायद नहीं, उस समय पलटन बाज़ार पे ली थी। अच्छा, पलटन बाज़ार। डिस्पेंसरी रोड तो बाद में शिफ्ट हुए। ओके। और एक परचून की दुकान, जिसमें राशन पानी, हल्दी मिर्च मसाला होता था, वो शुरू कर दी। पिताजी की उम्र हमारे 13 वर्ष थी और ताया जी की उम्र शायद 14 या 16 वर्ष थी। समय बीतता गया। हमारे पिताजी का और ताया जी का पारिवारिक संबंध जो है आर्य समाज मंदिर धामावाला से रहा है। ये दोनों बालक बाल्यकाल से ही और अपनी माँ के साथ आर्य समाज मंदिर में जाते थे। वहीं से संस्कार पड़े और उन संस्कारों की वजह से पथभ्रष्ट होने का अवसर नहीं आया, और वही छत्र छाया इन दोनों युवकों पर पड़ी। उन्हीं से परिवार का सामंजस्य या परिवार की स्थितियाँ प्राप्त हुई, और उनसे ये भी सहयोग मिला कि उस छोटी सी दुकान से, जिन्हें 2 नन्हे बालक चलाते हैं, वहाँ से सामान लिया जाए ताकि उनकी दुकानदारी सही चलती रहे। समय बीतता गया, रुचियाँ बदलती गई, व्यवस्था बदलती गई। आज़ादी का जो समय आया 47 का, उस समय में हमारे पिताजी ने, ताया जी ने जी भर के काम किया। जो लोग विस्थापित होकर पाकिस्तान से आए थे, उन लोगों के लिए सेटलमेंट के लिए, उन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत काम किया।
वो 47 का समय निकल गया। उसके बाद यहाँ एक, अगर पुराने लोग जीवित हों, वैद्य अमरनाथ जी और कुछ और लोग थे, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, उन लोगों ने जो आर्य दल के लोग थे, आर्य समाज के, उन्हें बुलाया, शासन से बात की कि इन लोगों ने बहुत काम किया है, उसके बदले में इन्हें कुछ दिया जाए। तो जहाँ आज आर्य वस्तु भंडार स्थापित है, वो स्थान उस समय किसी मुस्लिम भाई का था जो डर के मारे पाकिस्तान भाग गए थे, और वो एवेक्यू प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं अनाथ प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर ली थी, और 10 रुपये महीने पे हमारे पिताजी को अलॉट की गई। तो ये आर्य वस्तु भंडार की स्थापना है। उस 10 रुपये महीने से चलते हुए वो 2002 तक, बाद में वो संपत्ति जब शांति का काल आ गया 1952 में, उसका मालिक वापस पाकिस्तान से लौट के आए, उन्होंने उसे अपने नाम रिलीज़ करा ली, और वो किराएदारी चलती रही। हर साल के तौर पे वो किराएदारी चलती रही, और वो संपत्ति 2002 तक एज ए किराएदार लगभग 60 वर्ष किराए पे रही, और उसके बाद वो संपत्ति उनके द्वारा बेची गई, जिस पर हमने खरीद के नए बिल्डिंग का निर्माण किया। ये आर्य वस्तु भंडार की कहानी है, जिस पे आर्य वस्तु भंडार। इसमें अभी सवाल आपकी तरफ से उठाया जाएगा कि जो परचून की दुकान थी, उससे जड़ी बूटी पे कैसे स्थानांतरित। एक्चुअली मेरा अगला सवाल ये था। जी, अब मैं समझता था कि आपका ये सवाल उठेगा। हमारे पिताजी जब सोलन से ट्रांसफ़र होकर देहरादून आए, तो वहाँ पे जो उनके ताया जी के बेटे थे, यानी कि हमारे पिताजी के ताऊ के बड़े बेटे थे, वो आयुर्वेदाचार्य थे, और उनके साथ खेल खेल में जड़ी बूटियाँ आती थी, दवा बनाते थे, घोटते थे, वो संस्कार वो साथ लेके आए। जब थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने महसूस किया कि सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक परचून की दुकान में 1 रुपया 8 आना 50 पैसा 2 रुपये की हल्दी मिर्च बेच के गुजारा ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो कुछ और इसका कोई ऑल्टरनेटिव लाइन ढूंढी जाए। तो दिमाग में वो जो जड़ी बूटी का प्रसंग था, जो ताए अपने बड़े भाई के साथ, ताऊ जी के बेटे के साथ पुड़िया बांधते थे और जड़ी बूटी पहचानते थे, वो प्रसंग दिमाग में दौड़ने लगा। और देहरादून के आसपास उस समय बड़ा रिच इलाका था, जड़ी बूटियों से संपन्न था, तो वो धीमे धीमे वो जड़ी बूटियाँ से जुड़ते गए, और जड़ी बूटी 1948 आते 1940 की स्थापना के बाद 1948 आते ये आर्य वस्तु भंडार पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों में परिवर्तित हो गया, क्योंकि ये स्थान भी मिल गया था उसके काम के लिए। तो वहाँ से वो परचून की दुकान छोड़ के और ये स्थापित आर्य वस्तु भंडार उस समय में एक टीन शेड के रूप में स्थापित हुआ और जड़ी बूटी का काम करने लगा। तो आपने कहा अभी देहरादून में बहुत जड़ी बूटियाँ मिला करती थी, तो अभी भी देहरादून में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं? देहरादून में अभी भी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध है। जैसे अब शासन की नीतियों में कुछ परिवर्तन आया है। अच्छा। कुछ चीज़ें लुप्त अवस्था में हो गई हैं, क्योंकि उनका जो विदोहन किया गया वो साइंटिफिक ना होके अनसाइंटिफिक ढंग से उनका विदोहन किया गया। शासन ने उन पर पाबंदी लगाई है, लेकिन अभी भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध है, और साइंटिफिक ढंग से उनका विदोहन किया जाए तो प्रचुर मात्रा में हमारा उत्तराखंड जो है जड़ी बूटियों से परिपूर्ण है। शासन की जो व्यवस्था है उसमें वन निगम जो शासन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है, वो जड़ी बूटी इकट्ठी करता है। अब क्योंकि ठेकेदारी प्रथा नहीं है, पहले कभी नीलाम होते थे और जड़ी बूटियाँ का नीलाम लेके और जड़ी बूटी का संग्रहण होता था, लेकिन शासन की नीतियों के अनुसार वो भी बंद हो गया, और वन निगम जड़ी बूटी इकट्ठी करता है और बेचता है। हम लोग वहाँ से जड़ी बूटी खरीदते हैं और उनका प्रोसेस करते हैं और उसको आगे उत्पादन के लिए बड़े निर्माताओं को बेचते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, मेरे को थोड़ा आश्चर्य भी होता है ये चीज़ सोच के कि जैसे लोग बहुत ज़्यादा ना आजकल, जैसे किसी को सर दर्द होता है तो वो एकदम दवाई खा लेते हैं, किसी को ज़ुकाम होता है तो दवाई खा लेते हैं, खांसी हो रही है दवाई खा लेते हैं। लेकिन हमारे देश में आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है और धीरे धीरे वो चीज़ गायब होती गई। बट अभी मैं मानता हूँ कि थोड़ा लोग इसके लिए और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो आपको ये चैलेंजेस आए थे जब आपने ये बिज़नेस संभाला था? जी जी बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। देखिए, आयुर्वेद का इतिहास, आयुर्वेद एक ईश्वरीय ज्ञान है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व आयुर्वेद पृथ्वी पे वेद के एक अंश के रूप में, आयुर्वेद अथर्ववेद का पार्ट है, वहाँ से परमात्मा की वाणी से उत्पन्न हुआ।
लेकिन उसके बाद मुगल कालीन अंग्रेज़ों का शासन, उससे पहले बीच में जो गुप्तकालीन गया है, उसमें आयुर्वेद का विनाश हुआ। अब जो थोड़ा सा समय बचा है, पिछले 50-60 सालों में आयुर्वेद का पुनर्भाव हुआ जी क्योंकि आयुर्वेद ईश्वरीय वाणी होने की वजह से मर तो नहीं सका, जी लेकिन लुप्त हो गया था। जी उस ज्ञान को दोबारा से लोगों के समक्ष लाकर अब उससे आयुर्वेद में जो है अनुभव के आधार पर किया जाता है, रिसर्च वर्क नहीं है। जी एलोपैथिक दवाइयों पे रिसर्च वर्क है, जी ये शायद हमारी कमी मानिए, रिसर्च होना चाहिए। जी तो आयुर्वेद में अभी रिसर्च नहीं, अनुभव के आधार पे, गुरु शिष्य परंपरा पे, गुरु जी कहते थे कि ऐसा होता है इसलिए ये ऐसा होता है। रिसर्च वर्क ना होने से, लैब ना होने से ये इसमें कमी है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसीलिए ये दिक्कतें आई, अब आ रही हैं। एक जैसी औषधि की पहचान करना, उसको पहचानने वाले, जैसे नाड़ी वैद्य नहीं रहे ऐसे औषधि पहचानने वाले अब इंसान के ब्लड टेस्ट के लिए TLC DLC होते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधों की भी TLC होने लगी है। ये सुविधाएं आने लगी हैं। जो बड़ी कंपनी हैं, हिमालय है, डाबर है, और जो बड़ी कंपनी बाबा रामदेव है, ये लोग पौधे जैसे इंसान के DLC TLC करके आत्मा निकाल देते हैं उसकी, ऐसे ही, और उससे उस पौधे की असलियत का ज्ञान करते हैं कि ये पौधा असली है कि नकली है। ऐसे ही ये ज्ञान होना चाहिए ताकि वो पता चले कि ये जड़ी बूटी, ये पौधा असली है, ये नकली है। अब ये ज्ञान को प्राप्त करना अभी हमारे पास तो ये होता है, हम तो बहुत ज़्यादा सूंघ लेते हैं, चख लेते हैं, कई बार उसमें नुकसान भी होता है, मुंह जल जाता है, छाले पड़ जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इन फैक्ट ये है कि ये सुविधा हमारे पास, क्या हमसे बहुत बड़े बड़े निर्माता हैं, उनके पास भी नहीं है। कुछ गिने चुने निर्माता, शायद उत्तराखंड में तो 1 ही 2 हैं, हिंदुस्तान में 10-20 लोग होंगे जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है। चैलेंज आते हैं और ये इनको फेस करना पड़ता है। जी, आप बचपन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ले रहे हैं? जी, मैं बचपन से ले रहा हूँ। जी, तो आपको कभी ऐसे सुनने में आता था कि ये सब मत लो, एलोपैथिक दवाइयाँ खाओ, आप ये क्या कर रहे हैं, आयुर्वेद प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? जी, क्योंकि लोगों के मन में ये चीज़ें रहती हैं बहुत नहीं, ज़्यादा। अभी तो देखिए सारा यूरोप, सारा हिंदुस्तान आयुर्वेद के पीछे एक रुचि बढ़ने लगी है, इंटरेस्ट उनका बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। और यूरोप से इसका श्रेय बहुत कुछ, आज के युग में तो बाबा रामदेव की युग है, जिन्होंने योग को घर घर तक पहुंचा दिया। योग के साथ साथ आयुर्वेद भी आपने आप स्वतः रूप से चला आया। जहाँ तक मेरा सवाल था, हम तो जब छोटे थे तो हमारी माँ, पेट में दर्द हुआ तो दर्द हो रहा है, अजवाइन पकाई, जरा सा उसमें नमक डाला, दे दिया। सिर में दर्द हुआ, उसमें जीरा और डाल दिया, पकाया, दे दिया। बहुत ज़्यादा हुआ, सिर पे जो है कप गीले पट्टी बांध दी। तो आम तौर पे हम, जब तक हमारी माता जी जीवित रही, ये इलाज करते थे। अब तो जरा से काम के लिए फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर 15 किस्म के टेस्ट लिखता है, उसके बाद वो खांसी का इलाज करता है। तो जब तक हम बाल्यकाल में थे, इस चीज़ों की अवस्था नहीं है। छोटे जो दादी के नुस्खे कहते हैं जिसे, उनसे ट्रीटमेंट हो जाएगा। बल्कि ऐसे करके शायद बॉडी को भी फिर उन दवाइयों की ही आदत पड़ जाती है। जी, अंग्रेजी दवाइयाँ खाने के बाद बॉडी इम्यून हो जाती है। बचपन से ही अगर वो दवाइयाँ दे दी जाएँ, बड़े होते होते तक अगर इमरजेंसी होती, मैं ये मना नहीं करता कि एलोपैथिक को मना है, बिल्कुल बहुत कुछ सक्सेसफुल है, लाइफ सेविंग है। इमरजेंसी है, इस्तेमाल कीजिए, बड़े शौक से इस्तेमाल कीजिए, लाइफ सेविंग है। लेकिन वो पैथी जो है किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में असमर्थ है। मेरी पत्नी की मदर थी, मेरी सास जो थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, 2 बार ऑपरेशन हुआ, दोनों बार डॉक्टर ने कहा बस अब ठीक हो गई हैं, बिल्कुल सही हो गई हैं। और फिर 6 महीने बाद फिर दोबारा लौट के वो लक्षण आ गए। आंसर ये हुआ कि वो 1 वर्ष बाद चली गई। तो इसका परिणाम ये हुआ, 2 सर्जरी कराने के बावजूद भी, और जबकि दोनों बार आश्वासन ये मिला कि अब ठीक हो गई हैं, तो सर्जरी हर एक चीज़ का इलाज नहीं है। आयुर्वेद में भी मरते हैं, मृत्यु दर आयुर्वेद में भी है, लेकिन इतना कष्टदायक नहीं है जितना सर्जरी में, और उतना महंगा है। तो आदमी आज के ज़माने में एक सर्जरी कराने का मतलब ये है 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 15 लाख रुपया। अभी आम आदमी उसको वहन करने के योग्य नहीं है। ये दिक्कत है।
मैंने आयुर्वेद के ऊपर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही थे एक, उनसे मैंने एक बात सुनी थी कि हमारी बॉडी में पित्त, कफ ये चीज़ें वात पित्त, ये चीज़ें होती हैं। तो ये बॉडी की बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और हर किसी का अलग होता है ये चीज़। तो ऐसा भी नहीं है कि हम उन्होंने मेरे को बताया था कि कुछ भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खा लें, वो हमें वात, पित्त और कफ चेक कराने के बाद ही जी वो बिल्कुल। खाना पड़ता है। एलोपैथिक में एक आपने लीफ सेरेडॉन ली, जी आपको सिर में दर्द है, मुझको सिर में दर्द है, किसी और को सिर में दर्द है, एक सेरेडॉन लेके आप खाएंगे, उस तीनों को सब खा लेंगे। लेकिन आयुर्वेद ये नहीं मानता, आयुर्वेद वात पित्त कफ पे चलता है और वही दवा आपके लिए सूटेबल है। वही दवा आपको डॉक्टर कहता है दूध से लीजिए, अब मेरे को दूध, मुझे मना करता है कि नहीं अब मैं कफज हूँ तो मुझे दूध नहीं मिलेगा, जी क्योंकि दूध कफ बनाता है। बिल्कुल। आपको पित्त है तो आपको खाने में जो है प्याज लहसुन नहीं मिलेगा, आपको मिल सकता है लेकिन मुझे वही चीज़ आपके लिए हितकारी है और वही चीज़ मेरे लिए जो नुकसानदायक है। आयुर्वेद सारा तीन है, कफ पित्त और वायु, इस पे चलता है, वात पित्त कफ। तो हमारे इसके बिना आयुर्वेद मानता है कि शरीर में कोई रोग नहीं हो सकता। उन तीनों के ऊपर आधारित ही चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद की चलती है। बाकी हमारे यहाँ नाड़ी ज्ञान है, विशेषज्ञ हैं नाड़ी से, जो काम 25-50 लाख रुपए की लैब करती है, हमारे वैद्य लोग पहले नाड़ी देख के, और इतने कीमती सुझाव होते थे उनके, इतने कीमती होते थे, लैब की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। आप मुझे आर्य वस्तु भंडार के बारे में बता सकते हैं कि वो क्या क्या सुविधा मिलती है, जैसे आपके यहाँ प्रोडक्ट्स मिलते हैं और किस तरह से वो प्रोडक्ट्स आते हैं, पूरा प्रोसेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा। देखिए ये जो एस्टेब्लिशमेंट है जी, हम लोग दो तरह की हमारी स्टोर्स काम के बाइफर्केशंस हैं। एक तो हम लोग जड़ी बूटी बल्क में लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, हम लोग आसाम से भी लाते हैं, मेघालय से भी लाते हैं, और हम लोग उत्तराखंड से भी लाते हैं, मध्य प्रदेश से भी लाते हैं, सब जगह से लाते हैं। और उनको लाने के बाद क्लीन करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, और जो हमारे बायर्स हैं, बड़े औषधि निर्माता हैं, उन लोगों को एज ए ट्रेडर बेच देते हैं। ये तो हमारा एक स्वरूप है जिसका नाम आर्य वस्तु भंडार है। दूसरा, हम लोग उन जड़ी बूटियों को कंज्यूमर्स के लिए, आपको मुलेठी चाहिए खाने के लिए, अब मैं तो अगर आपको मैं कहूँगा एक बोरी ले लीजिए आपके लिए उपयोग के लिए, आपको तो सिर्फ 100 ग्राम चाहिए, आपको 100 ग्राम मिश्री चाहिए, इलायची 100 ग्राम चाहिए, मैं कह रहा हूँ बोरी ले लीजिए, आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो इस समस्या को देखते हुए अब बाज़ार में जो है वो कब की मिल रही है, वो हल्दी कब की है, वो इलायची कब की है, वो हरड़ कब की है, 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है। हमने उस समस्या को देखते हुए स्मॉल पैकिंग बनाए हैं। हमने उस समस्या और उसको एक लिए जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये हमारा रिटेल काउंटर है, अभी हमने डेवलप किया है, और उसके लिए वो हमने छोटी प्रोडक्ट्स बनाई हैं। जी हाँ प्लीज़। जो गारंटी के साथ असली हैं जी। अब, और इनकी खासियत ये है, ये एयर टाइट पैकिंग बनाया गया है, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब जैसे ये आंवला हमने पैक किया है, इस एक एक दाना इसका चुन चुन के साफ किया गया है, रेडी टू ईट है, और इसको मशीनों से एयर टाइट पैक कर दिया, इसमें से हवा निकाल दी है। किसी भी चीज़ को सड़ाने और नरम करने के लिए हवा का ही उसके जिम्मेदार है, वो हमने इसको एयर टाइट पैक कर दिया, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी है। अब ये जैसा पैक किया था वैसा ही निकलेगा। तो इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव, नो प्रिजर्वेटिव, कोई प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं, सिर्फ इसमें से मशीन से हवा निकाल दी है, ये नेचुरल फॉर्म में है। अब ये फौरन खाने के योग्य है। हमने ये अश्वगंधा पैक कर दी, असली है, इसकी गारंटी से लिख के दिया है इसके ऊपर। तो मतलब जैसे जड़ी बूटी निकलती है वो इसमें पैक जी, हम इसको साफ करते हैं, छांटते हैं, इसमें से वो पार्ट जो खाने योग्य नहीं है वो हटा देते हैं, और बाकी को इसमें पैक। अब ये 50 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये कंज्यूमर पैक है, और बोरी की जरूरत नहीं है। अब और ये गारंटी से आप ले लीजिए, आपको गारंटी से मिलेगी, शतावरी है, ये मिलेगा। हमने फूल गुलाब को भी पैक किया इसी तरीके से। हमने ये गिलोय अमृता जिसे कहते हैं जी, ये गुलाब फूल देखिए क्या बिल्कुल सुर्ख लाल रंग, जैसे पेड़ के फूल पेड़ पे लगा फूल है, बिल्कुल वो उसी तरह का रंग है, क्योंकि ये एयर टाइट पाइप है। इससे जो कंज्यूमर्स है
उनको आराम हो गया है। जी और हमारे स्टोर में खाली यही नहीं है, अगर आप पीछे देखेंगे, जी इसमें हमने इसके साथ साथ और बहुत सारे औषधि जो बढ़िया उच्च कोटि के औषधि निर्माता हैं जी उनकी वस्तुएं भी यहाँ उपलब्ध कराई हैं, ताकि ग्राहक को आने के बाद खाली ये नहीं कि आर्य वस्तु भंडार की ही औषधि मिलेगी, जी उनको बहुत सारी अच्छी हर कंपनियां, तरीके का। हर जी, तरीके जी, का जी, सामान जी, यहाँ जी। मिलेगा। उसमें वटिये भी हैं, गूगल भी हैं, हम्म, इवन गोल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, जी। सिल्वर प्रोडक्ट्स भी हैं, जी वो सारी मिलेगी। और हम ये सब मैं देख चीज़ें, रहा हूँ ये केसर, चंदन और सैफरन जी भी जी है जी शायद। जी, हम ये केसर सीधा हम लोग कश्मीर से खरीदते हैं। जी ये चंदन हमारे पास कन्नौज से आता है। जी ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। मैं मतलब जितना इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानता हूँ, ये बहुत कीमती चीज़ है। जी कुछ लोगों को बिल्कुल, पता नहीं है इन जी चीज़ों के पता बारे में, नहीं, बट बहुत कीमती चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें गारंटी से हम लोग देते हैं कि ये गारंटी शुदा है। और सबसे बड़ी बात, हम इसे ओरिजिन से खरीदते हैं, जी ताकि इसमें कोई जी मिलावट या इसमें कोई हमारा क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इसको देखने के बाद ही आगे पैकिंग में भेजता है। ओके। अदरवाइज ये माल रिजेक्ट होके और वापस चले जाते हैं। अच्छा। हमारा ये डिवीजन मसालों में भी काम करता है। असली मसाले जिसे कहते हैं। अब सौंठ है, बाज़ार में 10 किस्म की सौंठ है, लेकिन हम जो सौंठ पैक करते हैं वो कोचीन से आती है। काली मिर्च है, सौंफ है। कोई खासियत नहीं, मैं पैदा नहीं करता, जी लेकिन मैं बाज़ार से जो उत्तम क्वालिटी के मसाले हैं उससे वही खरीदता हूँ, सफ़ा कराता हूँ और उन्हें पैक कर देता हूँ। सिर्फ ये मेरा काम है, जी उसे बढ़िया खरीदना जो मेरे ज्ञान के अनुसार है, और जो उसके बाद उसको प्रोसेस कराना, रीपैक कर देना और उसको बाज़ार में कंज्यूमर तक पहुंचा देना, यही मेरा काम है। आपको असली माल मिल गया, जी मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वाह। तो मतलब हर तरीके की जड़ी बूटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। बहुत कुछ। मैं ये गारंटी तो नहीं करता, जी ईश्वरीय ज्ञान के मुताबिक हज़ारों जी चीज़ें बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सीमित मात्रा में जी जो संभव है, क्योंकि बहुत सी जड़ी बूटियाँ प्रतिबंधित हैं, उन पे हम काम नहीं करते हैं। जो प्रतिबंधित नहीं है और आमतौर पे उपलब्ध हैं, हम उन पे काम करते हैं। ओके। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन भी एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से बाहर? जी, मैं स्वयं नहीं करता। जी कंपनी हमारे कंसर्न में रहती हैं, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मैं इसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता। अच्छा अच्छा। वैसे आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से आता है, इंडिया से या यूरोप, यूएस? सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ का होगा? डिमांड तो सारे यूरोप से है। यूरोप से। अच्छा। सारा यूरोप से है। और जो हमारा ये खास तौर से इंग्लैंड के जो इलाका है, अच्छा इंग्लैंड से बहुत डिमांड है। अच्छा। जहाँ जिन देशों में भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं, कनाडा है, यूएस है, जहाँ गुजराती समाज ज़्यादा बसा हुआ है, सिख समाज ज़्यादा बसा हुआ है, या यूँ कहिए हिंदुस्तानी बसे हुए हैं, वहाँ इनकी डिमांड बहुत है। तो मेरे को अभी अभी आपके बारे में पता लगा, आप एक राइटर भी हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, आपने पीएचडी करी है, तो आपकी कुछ बुक्स हैं, मैं देखना चाहता हूँ। जी, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। जी दूसरी शुरू में पॉलिटिकल साइंस की थी, लेकिन रोजी रोटी और समय किसको कहाँ ले जाता है ये तो समय ईश्वर को पता है। जी 2002 में इच्छा हुई कि मैं कुछ इससे हटके कुछ और किया जाए। अच्छा। जो व्यवसाय चल रहा था, जो जिसमें मैं व्यस्त था जड़ी बूटी के काम में, तो उससे इच्छा हुई। मेरी पत्नी तब तक जीवित थी, अब तो नहीं, शी इज नो मोर। तो तब मेरी इच्छा हुई, तो उनसे और मेरे पिताश्री से मुझे प्रेरणा मिली कि पीएचडी की जाए। उसके पीछे एक सवाल था, कारण था। जी मैं समाज में जिन लोगों के साथ बैठता था, उठता था, दे वर हाईली एजुकेटेड। तो मुझे ये लगने लगा उन लोगों के साथ उठने बैठने से कि मेरी एजुकेशन कम है। मुझे किसी ने टोका नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मेरे अंदर अपने आप हीन भावना आई कि मेरी एजुकेशन कम है जिन लोगों के साथ मैं बैठता था, उठना बैठना रोज का। तो ये हुआ कि नहीं, मुझे पीएचडी करके अपने को अपलिफ्ट करना, जबकि मुझे उससे मेरी वेतन नहीं बढ़नी थी, मुझे कुछ उससे कोई, सिर्फ एक समाज में स्थान पाने के लिए मैंने पीएचडी की। पीएचडी बहुत छोटे छोटे विषयों पे भी हो सकती है। पिताजी से बात हुई, बोले अगर पीएचडी करनी है तो ऐसे विषय पे करो जिस पे विषय पे अभी काम ही नहीं हुआ है। जिस विषय पे काम नहीं हुआ है उस विषय पे पीएचडी करो।
गली मोहल्ले के विषय पे पीएचडी करने से खाली पीएचडी लेके डिग्री गले में नहीं टांगनी है। हाँ। समझ में आ गई बात। तो कश्मीर की समस्या ज्वलंत समस्या थी 2002 में। जी। कश्मीरी पंडित तो सारे हिंदुस्तान में बेहाल होकर फिर रहे थे। तो उस समय इसी विषय पर विचार किया। मेरे जो गाइड थे डॉक्टर नवदीप कुमार, एचओडी पॉलिटिकल साइंस, डीवी कॉलेज देहरादून, वो आर्य समाज मंदिर में आते थे। जी। हमारा भी जाना रेगुलर होता था। उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा भी आदित्य जी जो विषय आपने उठाया है वो आसान नहीं है, बहुत कठिन है। मैंने उनसे कहा, मैंने नहीं, मुझे कठिन काम करने में मज़ा आता है, मेरा स्वभाव आसान काम में मुझे रुचि नहीं है। विषय चूज़ हो गया, यूनिवर्सिटी से सेंक्शन हो गया, मेहनत की। इस काम के लिए मैं 3 बार खुद कश्मीर गया और अंत में मैं स्टेट कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गेस्ट करके मुझे इनवाइट किया गया। सुरक्षा प्रदान, जम्मू से और कश्मीर श्रीनगर तक सुरक्षा प्रदान की गई और मैं बहुत सारा विषय लेके लौट के आया। सच्चाई के साथ वहाँ से हज़ारों पेज का मैटर लेके आया। उसके बाद मेरे और मेरे गाइड ने, और इसमें मैं सच बताऊँ तो मेरी धर्मपत्नी ने बहुत सहयोग दिया। उन सबको छांटना, अपने मतलब का आर्टिकल निकालने, खैर वो सब कुछ होने के बाद 2006 में मेरी जो थीसिस थी वो एक्सेप्ट हुई और ये मेरे थीसिस है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मुझे पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। इस पे ये मेरी किताब है, जम्मू कश्मीर के विस्थापितों की चुनौतियाँ एवं उनके राजनीतिक भविष्य का एक विश्लेषण। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर की राजनीतिक विज्ञान विषय पर टी.फिल उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध पत्र 2006। मेरे निर्देशक थे डॉक्टर नवदीप कुमार, रीडर शोधकर्ता डॉक्टर निवेदक आदित्य वर्धन आर्य। और मुझे खुशी है कि ये मेरा थीसिस एक्सेप्ट हुई। उसके बाद इसी थीसिस पर आधारित मैंने एक पुस्तक लिखी, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन। ये किताब दिल्ली से छप गई है और आज मार्केट में अवेलेबल है। किताब 2 बार ये किताब छप चुकी है और दोनों बार ये पाठकों द्वारा स्वीकार की गई है। मुझे बड़ा, ये दिल्ली ईस्टर्न बुक लिंकर्स, जवाहर नगर, दिल्ली से ये किताब छपी है। ये बुक लिखते हुए, मतलब जब आप इसके बारे में जान रहे थे, आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें पता चली जो आपको, मतलब आई एम श्योर इसमें बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जिसको पढ़ के लोगों को लगेगा कटु सत्य है इसके अंदर, बहुत कटु सत्य है। जो आज रात तक मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, हमसाया था, अगले दिन वही मेरा दुश्मन बन गया। मुझको लूटने वालों में सबसे पहले वही था जो कल तक मेरा पड़ोसी था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्हीं लोगों ने कश्मीरी पंडितों को लूट लिया जो कल तक मेरे दोस्त थे, जिसके यहाँ हमारा रोटी बेटी का रिश्तेदारी थी। हम लोग दोस्ती के साथ रहते थे, रोटी भी खाते थे, शादी ब्याह में भी जाते थे। अब जैसे ही नारा लगा कश्मीर खाली करो, उन पंडितों को लूटने वाले वही सबसे पहले लोग थे। जो सेब के बगीचे थे, जो लाखों रुपए के सेब हर साल देते थे, कुछ 100 रुपये में, सैकड़ों, कुछ 100 सैकड़ों रुपये में वो बगीचे बेच दिए, ले लिए गए उनसे। अखरोट के बगीचे कश्मीरी पंडितों के ले लिए गए। उनकी औरतों और बच्चों को वहीं रोक लिया गया, मार दिया गया या काट दिया गया। ये सत्य इसमें है। ये इसमें मैंने थीसिस में लिखा है। मैंने वो फोटो छापी है। मैंने अखबार में अखबार वालों से मिला हूँ, इनके कैंपों में गया हूँ। अच्छा। हाँ, जो इनके कैंप थे लगे हुए कश्मीरी पंडितों के, मैं उन कैंपों में गया हूँ। मैंने उनके इंटरव्यू लिए हैं, वो छापे हैं इसमें सारे। बड़ी दर्दनाक कहानी है। अब तो बड़े हो गए हैं, बस गए हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी गुजर गई है, लेकिन उनके कहानी बहुत दर्दनाक है। लिखते हुए भी मुझे तो कष्ट था और छापने वाले ने, कुछ पन्ने तो लेखक इसकी प्रिंटर्स की हिम्मत ही नहीं हुई छापने की। उसने उनको वहाँ से कट कर दिया कि मुझे गोली लगेगी अगर मैंने इसे छाप दिया तो। उस डर के मारे जो प्रकाशक थे उसने उसको एडिट कर दिया। अच्छा, छापे नहीं है वो। अरे बाप। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है। मैं ऐसे विषय पे मैंने शोध किया जिसको उस समय सुषमा स्वराज और उपराष्ट्रपति थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उपराष्ट्रपति, उन्होंने मुझे बड़ा सराहा और इसके लिए मुझे पत्र लिखे। सुषमा स्वराज जी का पत्र इसमें मैंने छापा है। वो ये पुस्तक मैंने कई राजनीतिज्ञों को भेजी है और मुझे वहाँ से बड़ा इसका सराहनीय उत्तर मिला, जिसका मुझे बड़ा गर्व है।
जी। तो आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में पढ़ा है, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा है। मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आज आपको पता है ये देश में क्या चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। आपका मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ इसके ऊपर। सच बताऊं तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। जी। एक नहीं 1 लाख बार भी वो अपने अगर कहे तो उस पर एक बार भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसको तो आतंकवाद के नाम पे जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही रास्ते पे है, और वो तभी तक संभव है जब तक आतंकवाद का अंत नहीं किया जाता। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। कल ही एक्चुअली सीज फायर हो गया था, सब रुक गया था, फिर दोबारा जी फायरिंग शुरू आपने कर भी दी थी। देखा जी। कुछ ही मिनटों के बाद दोबारा हुआ, लेकिन फिर जब उनका कान दबाया गया तो वो फिर आज अब वो भी कितने समय तक है जी। इसकी भी कोई बिल्कुल गारंटी बिल्कुल बिल्कुल। आपने पॉलिटिकल साइंस की भी पढ़ाई करी है, तो आपके करियर में कभी एक फेज़ आया था कि आपको पॉलिटिक्स में ही जाना है या आपको बिजनेस ही ज्वाइन नहीं करना था? कोई नहीं एक नहीं फेज़ आया? ये फेज कभी राजनीति, क्योंकि जी। भ्रष्टाचार से जुड़ने के कारण बिल्कुल। और बाहुबलियों से जुड़ने के कारण राजनीति में जाने का कभी विचार नहीं आया। भ्रष्टाचार और बाहुबली होने के कारण विचार नहीं आया। जी। मैं अपने व्यापार से संतुष्ट हूँ। जी। मेरे पास लगभग 60-70 आदमी का परिवार जुड़े हुए हैं। मुझे गर्व है कि मैं और वो हम लोग मिल के सुबह शाम रोटी खाते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। परमात्मा की हम पे कृपा है, जी। मुझे गर्व है इस बात पे। तो आपने मतलब आपके फादर और उनके ब्रदर के बाद आपने और आपके भाई ने ये बिजनेस संभाला, जी तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बांटते थे? आप क्या काम करते थे, वो जी क्या जी काम बहुत करते बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जी। हमारे पिताजी और तायाजी ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के हिसाब से किया था। जी। पिताजी प्रोडक्शन देखते थे, उस समय जड़ी बूटियों का जंगल से आती थी। जी। तायाजी मार्केटिंग करते थे, आज के ज़माने में जिसे मार्केटिंग कहते हैं। जी। देहरादून से बाहर दिल्ली, बॉम्बे, तायाजी उस समय तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जी। अफगानिस्तान तक, पेशावर तक, मुल्तान तक जाते थे, जड़ी बूटी बेचते थे और किराना लेके वहाँ से किशमिश, पिस्ता और छुआरा लेके आते थे, और इधर से जो जाने वाली चीज़ें वो बेच के आते थे। सच बताऊं तो मेरे जो मार्केटिंग हम उस्ताद हैं तायाजी ही हैं। मुझे मार्केटिंग जो सिखाई है, मैं तायाजी के साथ मैं बड़ा ऋणी हूँ उनका। आज ईश्वर करे वो स्वर्ग में रहें, स्वर्गीय श्री यशपाल आर्य जी, कि मैं अत्यंत ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे मार्केटिंग सिखाई है। मेरे पिताजी तो दिल्ली से भी आगे कभी नहीं गए, वो तो जंगल में ही रहते थे और जड़ी बूटियों का उत्पादन करते थे। यही हाल हम दोनों बड़े भाई, मेरे बड़े भाई और हम में रहा। हम मार्केटिंग के कीड़े थे। जीन्स हमारे को तायाजी से हम आए, उसकी बदौलत हमें मार्केटिंग की। हमने, आप विश्वास कीजिए, हमने जब नीटको फैक्ट्री लगाई जिसमें हम जड़ी दवाइयाँ बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग के लिए 1991 से 1995 तक हम दिल्ली की सड़कों पे अम्ब्रेला लगा के और कुर्सी लगा के सड़क पे खड़े होकर माल बेचते थे। अम्ब्रेला लगा के देहरादून में माल बेचते हुए थोड़ा शर्म आती थी कि कोई जानकार मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली में जंगपुरा में, चांदनी चौक में, कनॉट प्लेस में हमने छतरी लगा के केमिस्टों की शॉप के आगे पूरा बरसात, पूरी गर्मी सिर पे निकाल दी। हमारा दिल्ली ऑफिस साथ होता था, तब हमने जो ये नीटको को तब अपलिफ्ट करके लाए हैं। अभी वो डिवीज़न हमारे बड़े भाई हर्षवर्धन जी और उनका बेटा देख रहे हैं। हम मार्केटिंग हमारे जुम्मे थी और प्रोडक्शन उनके जुम्मे था। इस ढंग से आपसी तालमेल से हमने इस सारे काम को यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं आपसे ना एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो आजकल यंगस्टर्स बच्चे भी हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे 5 अपने प्रोडक्ट्स आप बता सकते हैं जो आजकल यंगस्टर्स को भी बहुत काम आएंगे आजकल की लाइफ में, जो फास्ट लाइफ हो गई है आजकल। कुछ ऐसे 5 प्रोडक्ट्स आप बता सकें जो उनको हेल्प करें। किस चीज़ के लिए? किसी भी चीज़ के लिए। आजकल जैसे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रात भर उनकी जॉब चलती रहती है आजकल। कुछ हिसाब किताब नहीं है, टेंशन, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, 8 घंटे बैठते हैं, खाना पीना भी नहीं हो पाता, कंप्यूटर पे बैठते हैं। जी 2-3 प्रोडक्ट है, मैं बड़ी कॉमन सी प्रोडक्ट है। एक शतावरी, आयुर्वेद में एक प्रोडक्ट शतावरी आती है, अश्वगंधा आती है, ब्राह्मी आती है। ब्राह्मी ब्रेन के लिए अचूक औषधि है, पत्ते आते हैं ब्राह्मी के, हम पैक करते हैं उसको। जटामांसी आती है। इन चारों औषधियों का चूर्ण का योग बनाया जाए, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम अगर लिया जाए तो ब्रेन के लिए उत्तम औषधि है। बाकी तो चिकित्सक इसको और ज़्यादा वेरीफाई करेंगे, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है, ये आयुर्वेद की बड़ी सिंपल औषधि। शतावरी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, जटामांसी। ओके।
ठीक है। अभी आप आर्य वस्तु भंडार का क्या एक विजन देखते हैं? आई एम श्योर आपके बच्चों ने अभी काम संभाला होगा, तो आप एक क्या विजन देखते हैं आगे नहीं, जाके? आयुष भंडार का विजन बहुत उज्जवल है जी और मेरे बेटे आयुष अब काम को संभालने लगे हैं। पिछले कई वर्षों से वो मेरे साथ बैठते हैं, उनकी बड़ी रुचि है जी और उन्होंने काम को बढ़ाया भी है। कोई भी काम अगर ईमानदारी से किया जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा, बिल्कुल। उसकी बेल बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ईमानदारी उसमें से निकाल दी जाएगी तो पेड़ सूख जाएगा। हमने अपने पिताजी के द्वारा लगाया हुआ पेड़, उसके फल हम खा रहे हैं और ईमानदारी से उसको सिर्फ उसके अंदर जल डालते हैं, फल लग जाते हैं, वाह, उसे सूखने नहीं दिया। इसी तरीके से हमारी पहली पीढ़ी जो वृक्ष लगा के गई उसके फल हम खा रहे हैं। हमने जो वृक्ष लगाया है अगर वो उसको ईमानदारी से पालन पोषण करेंगे, उनके खाने के लिए इतना अपार है कि वो खा नहीं सकते, इतना मिलेगा। और ये निश्चित है वो जो मार्केट में खड़े होते होंगे या जहाँ जाएंगे, उन्हें आर्य वस्तु भंडार का जो गुडविल है, वो इज्जत है, नाम है, उससे वो परिचित होंगे और उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। बिल्कुल। ओके सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छा मैं लगा आपको आपसे एक बात चीज़ करके। और अपनी बिल्कुल 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 दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल। मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है। हाँ, आप मेरे को बता रहे थे इसके बारे में। जी, मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसको मैंने अपनी पत्नी को समर्पित किया है। ओह वाह, एक अधूरा सफ़रनामा, अधूरी गृहस्थी, अधूरी मोहब्बत, वाह, ये मैंने इसको नाम दिया है। एक जी, पार्ट 1 पार्ट 2 मैं ये आपको भेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये हमारी 3 पीढ़ी, ये मेरे पिताश्री, वाह, ये मेरी पत्नी और हम, ये मेरा बेटा और उसकी पत्नी। ये मैंने अपने 1 वर्ष की आयु से और 60 वर्ष की आयु तक सारा इसमें लिखा है। आप पढ़ेंगे? थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत संभाल के रहूँगा, बिल्कुल इसको पढ़ूंगा मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब ये देख के मुझे एक चीज़ भी ध्यान में आ रही है। मैं आपकी वाइफ के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। आई नो वो अभी हमारे साथ नहीं है, बट उनका कैसा सपोर्ट रहा है आपकी लाइफ में? आपने मेरे दर्द को थोड़ा सा उभार दिया। लगभग 28 वर्ष का हमारा वैवाहिक जीवन रहा। 18 नवंबर 1988 को हमारी शादी हुई और 11 नवंबर 2016 को ऑल ऑफ ए सडन उनकी हृदय गति रुक जाने से देहावसान हुआ। इन 28 वर्षों में परमात्मा जानता है कि इतनी उन्नति, इतनी लक्ष्मी की कृपा, परमात्मा की कृपा हमारे परिवार पर हुई, शायद किसी परिवार पर होती है। एक ही उनके लिए शब्द कहा जा सकता है कि वो हंसमुख थी। उनकी जितनी फ़ोटो हैं, जितने मिलने वाले हैं, वो सिर्फ एक ही कहते, हर समय हंसती रहती थी। और ये निश्चित है कि उन्होंने जो कुछ मेरे लिए कठिन समय भी आया, परिवार में समस्याएं आई, उसमें भी कभी भी हर समस्या को फेस किया और मुझे इतना सहयोग दिया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आज वो जहाँ भी है परमात्मा के नियम के मुताबिक सुखी रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। सर वो जहाँ भी है, आई एम श्योर वो ये सब देख के, आपको देख के, आपके बच्चों को देख के बहुत खुश होंगे। जी खुश हूँ, निश्चित रूप से। बिल्कुल। उन्हीं का इन बच्चों पे आशीर्वाद है जो ये फल फूल रहे हैं। आपका स्टोर देहरादून में है और पहले भी पलटन बाज़ार में आपने बताया आपका स्टोर था। मैं आपसे देहरादून के बारे में जानना चाहता हूँ कि देहरादून आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और जैसे पहले देहरादून हुआ करता था, अब तो खैर बहुत चीज़ें बदल गई हैं, तो आपकी क्या मेमोरीज हैं बचपन में देहरादून को लेकर? नहीं, देखिए, देहरादून मेरा जन्म देहरादून का है और जन्म से मैंने देखा है। एक छोटा सा शहर हुआ करता था। आरटीओ राजपुर रोड पे, आरटीओ से आगे देहरादून नहीं था। सहारनपुर रोड पे लाल पुल से आगे या थोड़ा सा और आगे सब्जी मंडी तक ही देहरादून हुआ करता था। सीमाएं कितनी बढ़ गई हैं, कोई सीमा ही नहीं है। उसी के साथ आबादी भी बढ़ गई है। देहरादून का एक गरिमा थी, आबादी तो बढ़ गई है, लेकिन वो जो गरिमा और शान शौकत था वो घट गई है। वो जो शान शौकत होती थी देहरादून की, लीची के पेड़, आम के बगीचे, सायंकाल का समय ना मोमोज और इसकी ठेली होती थी। जी बिल्कुल। वो जो शान शौकत थी
वो इस समय नई हवा के साथ, बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर के साथ जी। बदल गई है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो देहरादून की शान शौकत थी वो आम के पेड़, लीची के बाग, ये सब हुआ करते थे। वो बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने। अब वो उसको एक पार्टी कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी देहरादून जी, में। उसका भी कारण है जी। ये जो एजुकेशन हब देहरादून को जो बनाया गया जी है। जी जी जरूर ठीक है, आवश्यकता समय के मुताबिक सही है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए जी थी हर एक चीज़ की। उस हब ने हर कल्चर का बच्चा, जी हर कल्चर का आबादी यहाँ आ गई है। हमारा प्रदेश पर्वतीय प्रदेश है, जी बहुत साफ सुथरा प्रदेश था। जी यहाँ की कल्चर बड़ी शानदार कल्चर थी। उस कल्चर में जो हवा जो थी वो शुद्ध थी, वातावरण शुद्ध था। लेकिन अब जो वातावरण है उसमें थोड़ा सा जहरीलापन आ गया है। उस वातावरण में हम जैसे लोगों को, हमारी पीढ़ी तक का, आपकी पीढ़ी का तो मैं कहता नहीं, हमारी पीढ़ी तक के लिए हम उसके लिए अब अनुपयुक्त हो गए हैं कि हम उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पीढ़ी अब उसके लिए योग्य नहीं रही। आप आज का जो वातावरण है उस पीढ़ी, हमारी पीढ़ी के लिए वो वातावरण उपयुक्त नहीं है। आपको मतलब जब आप बाहर निकलते हैं अनजान शहर लगता है कि कोई और ही शहर हो गया? लगता ही नहीं है कि हम देहरादून में हैं। जी। ये लगता नहीं है, इतना रश, नॉनसेंस ड्राइविंग। जी ये डर लगता है कि किसी को गाड़ी टच हो जाएगी जी तो कितना बड़ा बदमाश है, हाँ, उसका रिएक्शन क्या उसका होगा? रिएक्शन क्या होगा। गाड़ी किसी को टच हो जाती है तो फौरन हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं, जी 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 गलती हो गई भैया। बिल्कुल। तो ये जो कल्चर है पहले तो नहीं होता था ऐसे। पहले तो सड़क पे हाथ पकड़ के लोग सड़क पार कराया करते थे कि अब बुजुर्ग को, अभी तो जो अभी लोग देखते नहीं है कि बुजुर्ग है कि नहीं है। तो ये जो सभ्यता का ह्रास्य हुआ है, ये देहरादून में डेवलपमेंट के साथ ये भी डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ की जो शान शौकत थी वो ह्रास्य हो गया उसका। जो लोग देहरादून में हैं वो लोग आपका स्टोर कहाँ ढूंढ सकते हैं? कितने स्टोर हैं आपके देहरादून में? जी, देहरादून में हमारे 2 स्टोर हैं। जी। एक स्टोर डिस्पेंसरी रूट कोतवाली के बैक साइड में है, जहाँ लगभग 600 आइटम जी आयुर्वेद से संबंधित हेल्थ प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या रोजमर्रा की चीज़ें वो सब उपलब्ध हैं। उसमें बड़े निर्माता हमदर्द का शरबत, रूअफ़ज़ा, डाबर के प्रोडक्ट्स, वैद्यनाथ का, हिमालय की बहुत बड़ी रेंज, बेबी रेंज, निटको की बहुत बड़े च्यवनप्राश, अनेकों नामी गिरामी हम गली मोहल्ले की कंपनियों की प्रोडक्ट अपने यहाँ नहीं आने देते। लेकिन अब वहाँ रश हो जाने की वजह से और गाड़ियों के न आने जाने के कारण एक GMS रोड पर खादी ग्राम उद्योग कार्यालय के सामने एक नया शोरूम बनाया है। लगभग 2000 स्क्वायर फीट में वो बनाया गया है और उसमें इससे भी बड़ी रेंज रखी गई है। वहाँ गाड़ी आने में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ना वहाँ कोई इस तरह की कोई पाबंदी है। आप जो शहर से बाहर रहने वाले लोग हैं वो आराम से वहाँ गाड़ी से आ सकते हैं। वहाँ गाड़ी आती है और लिफ्ट लगी है। और एक खासियत और है वहाँ, यहाँ हमारे पास इस शोरूम में डॉक्टर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। अच्छा। इसमें एक एलोपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर शाम के समय में 5 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क, इसमें उनके प्रिस्क्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता, मशवरा देने का कोई पैसा नहीं लगता। और सुबह 10 से 1 बजे तक होम्योपैथिक डॉक्टर, रिटायर्ड ONGC डॉक्टर जिन्हें 14-15 वर्षों का अनुभव है, वो भी निःशुल्क बैठती हैं। और दवा का पैसा जिसमें देना होता है, प्रिस्क्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लिया जाता। वो दोनों सेवाएं उपलब्ध हैं, तो जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और आने जाने की सुविधा आराम से बनी हुई है। और जो लोग बाहर रहते हैं उनको आपके प्रोडक्ट्स अगर चाहिए हो तो? जी हाँ, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अभी तो उन लोगों को वो लोग हमारे से जानकारी करें जी। हमारे फ़ोन नंबर, इंटरव्यू के बाद आपको फ़ोन नंबर वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिएगा। हाँ। वो मिल जाएंगे जी। और उस पर संपर्क करें। उसके बाद वो बाई पोस्ट और बाई कोरियर सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। हिंदुस्तान भर में जहाँ वो चाहेंगे वो दवाइयाँ सारी हम ऑलरेडी भेजी जाती हैं और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, मुझे वाज एन ऑनर। बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा? मज़ा आया? मज़ा आया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।